गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी एक्यू माय डियर फ्रेंड्स। आज कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और वो ये है कि वे सारे स्टूडेंट्स जो इस लेक्चर को 1x या फिर 2x स्पीड से या फिर इससे ज़्यादा अगर कोई स्पीड अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो ऐसी स्पीड से देखते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखिए ही मत। आपके पास अगर 30 मिनट्स नहीं है, 35 मिनट्स पर डे इस वीडियो को देखने की नहीं है, ये या फिर कोई भी दूसरे फैकल्टीज़ के जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीडियोस आते हैं, अगर आप उसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड से देख रहे हैं, तो लेट मी टेल यू कि कहीं ना कहीं डीप डाउन यू डोंट हैव टाइम। आपके पास वक्त नहीं है। अब वक्त नहीं है का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको करंट अफेयर्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आई एम श्योर अगर आप वीडियो जो है 30 मिनट का एक वीडियो जिसमें 4-5 आर्टिकल्स को बहुत ही टू द पॉइंट आपको समझाया जाता है, एड ऑन चीज़ें डिस्कस की जाती है, अगर इसके लिए वक्त नहीं है आपके पास, तो आई एम श्योर आप न्यूज़पेपर्स भी नहीं पढ़ते होंगे। अगर आप न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते हैं, तो फिर आपकी करंट अफेयर्स के ऊपर अच्छी ग्रिप कैसे आएगी? और करंट अफेयर्स के ऊपर अच्छी ग्रिप नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि आप एक सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, क्या ये एक सपना ही नहीं है? एक एक जो कहते हैं कि हवा में महल बनाने जैसी बात है। तो अगर आपकी ये आदत है, तो आराम से वक्त निकालिए, 1-2 हफ्ते का वक्त निकालें और जेन्युइनली अपने आप को पूछे कि क्या जेन्युइनली आप सिविल सर्विसेज या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं? क्या यही एक ऐसा करियर है जिसमें आपको आगे बढ़ना है? ये आंसर आपको कोई नहीं दे सकता। ये आंसर आपको खुद अपने आप में से निकालना पड़ेगा। तो देखिए, सोचिए इसके बारे में कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, क्या ये एक फोकस्ड तैयारी है? और प्रश्न यह है कि अगर आपके पास 30 मिनट्स नहीं है, अगर आपके पास न्यूज़पेपर्स पढ़ने के लिए 1 आवर नहीं है, तो फिर मुझे तो नहीं पता कि अगर कोई इसके अलावा कोई रास्ता है। हमने कई सारे कोट्स डिस्कस किए, उसमें हमने देखा है कि हार्डवर्क इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। मीन्स अगर आपको वायोलिन बजाना सीखना है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होगी जो आपको पसंद नहीं होगी, बट यू हैव टू लर्न दोज थिंग्स। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है लेकिन आपको अपने हाथ गंदे नहीं करने हैं, तो आप कैसे पेंटर बन पाएंगे? सोचिएगा इसके बारे में। लिव इट ऑन यू गाइस टू थिंक अबाउट इट। आज 6 अक्टूबर 2021 है। डियर फ्रेंड्स, हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्टडी एक्यू की टीम ने मिलकर एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। स्मार्ट कोर्स के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। सब्जेक्ट्स कौन कौन से कवर किए गए हैं, डेमो वीडियोस आप देखना चाहते हैं, प्राइस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितने वीडियोस हैं टोटल, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट या फिर हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी IQ का मोबाइल ऐप। लेट्स क्विकली मूव ऑन। आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। द हिंदू का पहला आर्टिकल है डिटेल इन रिलीफ। हाल ही में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि जिन लोगों की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई है, तो उनके परिवारजनों को सरकार को 50,000 रुपए की सहायता देनी चाहिए। The Supreme Court of India's order detailing the modalities of payment of ex gratia financial assistance to the families of those who died of COVID-19 is very clear as well. सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंड लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पैसे जो हैं, ये 50,000 रुपए की राशि जो है, वो सरकार को जो नेक्स्ट ऑफ किन है, जो व्यक्ति जो मर चुका है, उसके परिवारजनों को ये 50,000 रुपये जो है वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे चाहे स्टेट गवर्नमेंट दे, लेकिन ये पैसे जो हैं वो उनको देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ों को काफ़ी ईजी बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि डेथ सर्टिफिकेट में अगर कोविड-19 की वजह से मृत्यु नहीं लिखा है, तो भी उस व्यक्ति को पैसे जो हैं वो मिलने चाहिए। अब आप सोचेंगे, तो ऐसा अगर होगा तो टीबी में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई, तो ये सारे लोगों को अगर हम पैसे देंगे तो कितने लाखों लोग होंगे। ऑफिशियली कोविड-19 की वजह से हमारे देश में 4,50,000 जितने लोगों की मृत्यु हुई है ऑफिशियली। इतने तो सर्टिफिकेट्स होंगे ही। 4,50,000 लोगों के पास तो कोविड के सर्टिफिकेट्स हैं ही, या फिर उनके परिवारजनों के पास ये सर्टिफिकेट्स हैं। तो इतने लोगों को तो पैसे देने ही हैं।
अब हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे राज्य थे, उन राज्यों ने क्या किया कि कोविड के आंकड़ों को छुपाने के लिए, अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें भी हुई कि कुछ राज्यों में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ जगहों पर ऐसी चीज़ें हुई कि कोविड के आंकड़ों को दबाने के लिए उन्होंने ये दिखा दिया कि किसी दूसरी चीज़ की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। यहाँ पर कोर्ट ने ये कर दिया है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो फिर आपको 50,000 रुपये जो हैं वो मिलेंगे। दूसरी चीज़, अगर किसी व्यक्ति को, एंड पे अटेंशन हियर, वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला जो प्रॉब्लम है कि हर किसी को फिर 50,000 रुपये मिलेंगे, तो ये यहाँ पर सॉल्व होता है। अगर किसी व्यक्ति को कोविड हुआ, लेट्स से कि 1 जनवरी को उस व्यक्ति को कोविड हुआ और 31 जनवरी तक, ये 30 दिनों के अंदर उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो व्यक्ति भी इसमें शामिल है। 30 डेज के अंदर कि किसी को कोविड हुआ, फिर लेट्स से 10-15 दिनों के बाद वो कोविड नेगेटिव हो गया और लेट्स 5-10 दिनों के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, उनके परिवारजन भी ये 50,000 रुपये के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑफ कोर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जैसे ही आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, उसके 30 दिनों के अंदर ये पैसे जो हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। फ़िलहाल ये चीज़ें तय की गई हैं। अब इसमें प्रॉब्लम्स भी तो डेफिनेटली होंगे, तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी गठित की है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी होगी। अगर आपको इसके साथ जुड़े हुए कोई इश्यूज फेस हो रहे हैं तो फिर आप इस ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटीज़ के पास जा सकते हैं। बॉटम लाइन तो यही है कि ये पूरी चीज़ करना, ये जो 50,000 रुपीज़ की जो सहायता है, ये देने की बात जो है सरकार की एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट की, तो इट इज़ मोर अबाउट रिकॉग्निशन। ये इस बात को पहचानना है कि कोविड की वजह से परिवार बर्बाद हुए हैं। कोविड एक ऐसी महामारी है जिसने कितने सारे सपनों को तोड़ दिया, कितने अच्छे लोग, कितने टैलेंटेड लोग, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई कोविड की वजह से, और ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा शॉक है। मैं कुछ ऐसे परिवारों को जानता हूँ जिसमें अब कोई एडल्ट्स नहीं हैं, टीनेजर बच्चे हैं उनके 15 ईयर के, 17 ईयर के, और उनके माता पिता जो हैं वो कोविड की चपेट में आ गए, वो मर चुके हैं। अब उन बच्चों को या तो उनके रिश्तेदार या फिर सरकार जो है या फिर कोई एनजीओ जो है वो उनकी देखभाल कर रही है। तो ऐसे भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिसमें एक दादाजी है और एक उनका परपोता या फिर परपोती है, दैट्स इट, और कोई नहीं है। ना तो कोई दादी है, ना कोई मदर है, ना फादर है, ना कोई सिस्टर, बस छोटे बच्चे रह गए और दादाजी रह गए। अब दादाजी जो हैं वो कितने साल जिएंगे और बच्चों की परवरिश उसके बाद क्या होगी। तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे प्लान्स थे, बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें चली गई। 50,000 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट ऑफ कोर्स, इतनी कोई बड़ी राशि नहीं है कि आपका जीवन बदल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट वी कैन से दैट इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ देयर फ्लाइट। रिकॉग्निशन ऑफ देयर फ्लाइट का मतलब है कि उनका जो दुख है, उस दुख को सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने पहचाना है, तो दैट इज़ ए वेरी गुड थिंग। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। सम डॉप ऑन लॉ, द हिंदू का ये आर्टिकल है। आई थिंक यहाँ पर मैंने शायद मिस्टेक की है लिखने में। इट इज़ फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। मुझे देखना पड़ेगा, बट जस्ट इग्नोर द मीन्स कौन सा न्यूज़पेपर, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, उसका कंटेंट क्या है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और एक और चीज़, आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कमेंट की थी कि मैं जो राइटर्स हैं उनके नाम भी यहाँ पर ऐड करूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, ऐसे रिक्वेस्ट भी मत कीजिएगा। मैंने आपको नाम दे दिया है उस आर्टिकल का, और कौन सा न्यूज़पेपर में से है वो आपको पता है, तो आप खुद जो है वो देख सकते हैं। अगर आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है देन यू कैन गो थ्रू इट। ऐसे रिक्वेस्ट जो है वो आई विल नॉट एंटरटेन इट, तो प्लीज़ ऐसी रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। आई एम नॉट बीइंग रूड बट आई एम बीइंग वेरी फैक्चुअल हियर कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर देखने लगे तो कंटेंट कम और ये सारी एडिशनल चीज़ें ज़्यादा हो जाएगी। ओके, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक। अब ये नार्कोटिक्स, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें फिर से न्यूज़ में हैं फॉर ऑब्वियस रीज़न। हमारे देश के बहुत ही
फेमस सुपरस्टार शाहरुख खान, उनके बेटे के ऊपर एक केस फाइल हुआ है। एक पार्टी हो रही थी ना, आई एम श्योर आपको ये सारी डिटेल्स जो हैं वो न्यूज़ में मिली होगी। इट्स ए टॉक ऑफ द टाउन एट प्रेजेंट। अब एक डिबेट फिर से स्टार्ट हुई है। ये जो इंसिडेंट हुआ है आर्यन खान का, उससे ये डिबेट स्टार्ट हुई है कि क्या ये जो कैनेबीज हैं, कुछ ऐसे चरस गांजा ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो ये हमारे देश में इलीगल मानी जाती है कि आप इनको कंज्यूम करें, आप इसकी खेती करें या फिर इसको उगाएं, तो ये सारी चीज़ों को इलीगल माना जाता है। एक वक्त था जब ये चीज़ें हमारे देश में इलीगल नहीं थी। 1985 की बात करें तो अमेरिका ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया और उसके बाद फिर भारत एक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट लेकर आया, एनडीपीएस जिसको कहते हैं। तो एनडीपीएस एक्ट भारत ने इंट्रोड्यूस किया और इससे फिर ये गांजा और चरस का कंजम्पशन या फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इसको उगाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्राइम बन गई। नाउ आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं यहाँ पर आपके साथ जो डिस्कशन कर रहा हूँ, आपको इसको बहुत ही ओपन माइंड से लेना है। मैं कुछ ऐसी बातें भी आपको बताऊंगा जो शायद डाइजेस्ट करने में आपको एक शॉक लगे, लेकिन वो सारी बातें बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसी कोई भी सब्सटेंसेस जो हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को कभी ट्राई किया है? आई नेवर ट्राइड इट, कभी भी नहीं। मैं ऐसे लोगों से भी दूर रहता हूं जो ऐसी सारी चीज़ें करते हैं, राइट। ऐसे कुछ दोस्तों ने ऐसी चीज़ें ट्राई करने के लिए भी जो की हैं, तो उनको भी मेरी तरफ से तो रिजेक्शन ही मिला है। मैंने उसका स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट ही किया है हमेशा कि ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो ऐसी चीज़ें कंज्यूम करने लगे, फिर उनकी हालत क्या हो गई, और फिर वो तो अपने शौक से या फिर चीज़ों को ट्राई करने के लिए या फिर कूल लगता है ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने किया, फिर वो इस चक्कर में फंस गए। फिर उनको कुछ निम्हांस जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिट करवाना पड़ा। मेरे जो एक दोस्त हैं उनके छोटे भाई के साथ ऐसा हुआ था, तो आई नो, मैंने बहुत ही नज़दीकी से देखा है कि पूरा परिवार जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है ऐसी चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं। द रीज़न इज़ कि ये आपके दिमाग के साथ मीन्स ऐसी आपके न्यूरॉन्स जो जनरेट होते हैं उन सारी चीज़ों को स्लो डाउन कर देता है, और ये सारी चीज़ें फिर इवेंचुअली आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, फाइनेंशियल के लिए नहीं है। फिर क्राइम हो जाता, मीन्स क्राइम रजिस्टर हो गया तो फिर लीगली भी आपको बहुत ही परेशान होना पड़ेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं ना। आई एम श्योर आपको भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। मैंने यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। नाउ द थिंग इज कि ओशो के एक लेक्चर में ओशो ने ये सजेशन दिया है, और ओशो ने सजेशन दिया है दैट डज नॉट मीन कि वो आप आंख बंद करके मान लीजिए, हमें खुद अपना दिमाग यूज़ करना है। उन्होंने ये कहा है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक नया पॉइंट, शायद आपको ऐसा पॉइंट कहीं पर पढ़ने या फिर सुनने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो लीगल बना देने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हर जगह पर मिलनी चाहिए, हर जगह पर। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसी कोई चीज़ ट्राई करनी है तो मेडिकल सुपरविजन के तहत आप लेट्स से कि कोई हॉस्पिटल में जाएंगे, उस हॉस्पिटल में जाकर आप कहेंगे कि भाई मुझे ऐसी चीज़ें ट्राई करनी है, तो फिर आपका बॉडी चेकअप ये सारी चीज़ें की जाएगी और आपको एक स्मॉल डोज में ये चीज़ दी जाएगी और आप एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। दैट्स इट, यू आर डन। उसके बाद आप घर जा सकते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि आप हर रोज़ वहाँ पर जाए और कहें कि मुझे ट्राई करना हो। अगर समटाइम्स इफ़ यू वांट टू, मे बी जिसको ट्राई करनी है, जिनका ऐसा एक बैंड रहता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें ट्राई करने का, तो एटलीस्ट वो इलीगल तरीके से नहीं, यहाँ पर प्रमोशन की बात नहीं हो रही है कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट किया जाए। अंडरस्टैंड दिस थिन लाइन हियर कि इलीगल जो चीज़ें मिलती हैं उससे तो अच्छा है कि उसको एक मेडिकल सुपरविजन के तहत लोगों के अंदर एडमिनिस्टर की जाए, और फिर लोग उसको एक बार ट्राई कर ले, समझ लिया उस चीज़ को, उसके क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, ये सारी चीज़ें डॉक्टर ने अच्छी तरीके से समझा दी, एंड देन एज वेल इफ़ यू वांट टू गो अहेड विथ इट, तो कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करके फिर आप आगे बढ़ सकते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसी बातें आपके साथ कर रहा हूँ। द रीज़न इज़ कि आज देखिए सऊदी अरेबिया में ड्रग्स अगर आप कंज्यूम करते हैं और अगर आप पकड़े गए, आप अगर ड्रग्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे, करोड़ों रुपए। अगर आप वो सक्सेसफुल हो गए तो आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि आपने कभी सोचा नहीं है। लेकिन अगर आप पकड़े गए तो पता है आपको क्या करते हैं वहाँ पर? आपकी गर्दन काट देते हैं। तो मृत्यु दंड है और वो भी इंस्टेंट। देन एज वेल लोग ऐसा क्यों करते हैं? एक ह्यूमन पूरा इतिहास आप देखेंगे, एक बिग पिक्चर देखेंगे, देन यू विल फाइंड के जितनी चीज़ों के ऊपर आप बैन लगाते हैं, लोगों का इंटरेस्ट उस चीज़ों के ऊपर, खास करके यंगस्टर्स का इंटरेस्ट जो है उन चीज़ों का, क्योंकि वो चीज़ उनको हाई देती है। दे फील बिट हाई कि थोड़ा लो ब्रेक किया, वो सारी चीज़ें जो हैं उनको मज़ा आती है। तो अगर हम इन चीज़ों को कंप्लीटली हमारे देश में रोक ही नहीं सकते, अगर ये चीज़ें इतने सारे लोज 1985 से ये लो हैं हमारे देश में, इज़न्ट इट? तो 1985 से ये लो हैं, तो क्या 1985 के बाद ये पहला ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ों का कंजम्पशन किया है? नो। तो अगर इन चीज़ों को हम रोक नहीं सकते तो एटलीस्ट वी कैन मेक इट लीगल। सभी के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि हर एक जगह पर ये अवेलेबल हो, एक्सेसिबिलिटी ईजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इट शुड बी मेड लीगल। और हमारे देश में रिहैब सेंटर्स भी उतने नहीं हैं। रिहैब सेंटर्स के बारे में भी लोगों को कम पता रहता है कि इन चीज़ों को रिहैब सेंटर्स से आप छोड़ सकते हैं, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसके बारे में आप सोचिएगा। बट दैट्स इनफ फ्रॉम एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन, एड ऑन डिस्कशन जो थी, दैट्स इनफ। अब कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, आप खुद एडल्ट हैं, आप खुद इसके बारे में सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। ओके। इवन 3 decades hence, Government of India surveys admit that ganja and charas usage remains high. It is 1.3 crore consumers and 2.2 crore for the bhang. ये गवर्नमेंट का सर्वे कहता है कि 3 दशक हो गए हैं इस रूल्स को, लेकिन 1.3 करोड़ लोग जो हैं वो इन सारी चीज़ों को, तो इसकी मार्केट है और लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी मात्रा में। अभी कुछ 10-15-20 दिनों पहले की बात है कि गुजरात की बॉर्डर से 22,000 करोड़ रुपीस का ऐसा सब्सटेंस मिला। 22,000 करोड़ रुपीस का, कैन यू बिलीव इट? इतनी बड़ी अमाउंट में ड्रग्स जो हैं वो मिले हैं। एनडीपीएस एक्ट जो है उसमें भी ऐसा है कि अगर छोटी क्वांटिटी में कोई कंज्यूम करता है तो फिर कुछ 1 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, फिर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी है तो 1 से लेकर 10 साल की है, और उससे ज़्यादा क्वांटिटी के तो ऐसे 3 स्लैब्स रखे गए हैं, तो 10 से 20 साल की सज़ा दी जाती है। इस आर्टिकल में ये सजेशन दिया है कि अगर पहली बार कोई ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहा है और या फिर पकड़ा गया है पहली बार, तो वो चीज़ जो है वो क्रिमिनलाइज नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी दिस शुड बी डीक्रिमिनलाइज्ड। उस व्यक्ति को वार्निंग दे दीजिए, उस व्यक्ति को रिहैब सेंटर में डाल दीजिए, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए, या फिर उसके जो भी लव्ड वंस है, गार्डियंस, अगर एक बच्चा है तो फिर उसके लव्ड वंस, अगर कोई एडल्ट है तो उसके रिलेटिव्स या फिर जो भी ऐसे कोई व्यक्ति हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, और फिर रिहैब सेंटर्स में उस व्यक्ति को एडमिट करवा देना चाहिए ताकि ये सारी आदतें जो हैं वो छूट जाएं। कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जैसे कि हेरोइन, कोकेन, मैथ और दूसरी भी ऐसी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर एक प्रॉपर प्रोहिबिशन भी होना चाहिए, क्योंकि ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो हाईली एडिक्टिव हैं, जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। और जब कोई ऐसी पार्टीज़ के ऊपर रेड की जाती है तो डेफिनेटली हेडलाइंस तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन क्या इसका रिजल्ट हमें मिलता है? द आंसर इज़ नो, क्योंकि आप डायरेक्ट कंज्यूमर को पकड़ रहे हैं। कंज्यूमर को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू कैच द सप्लायर, राइट? कंज्यूमर को आप कंजम्पशन आप कैसे रोक सकेंगे? रिहैब सेंटर से, अंडरस्टैंडिंग से, स्पोर्ट्स से आप रोक सकते हैं। अगर हर जगह पर प्रॉपर स्पोर्ट्स, जिम, रिक्रिएशनल सेंटर्स, ये सारी चीज़ें अगर अवेलेबल हैं तो चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं कि लोग जो हैं वो इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर यंगस्टर्स की एनर्जी कहीं ना कहीं पर डाइवर्ट होगी, और फिर ये चीज़ें भी उनकी प्लेट के ऊपर आ जाती हैं। तो इट इज़ बेटर कि हम सप्लाई को रोकें, सप्लाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। और
रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो छोटे बड़े चेंजेस हैं वो भी चेंजेस हमें करने चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको कौन बता सकता है? जो एंटी नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो इस टीम में काम करते हैं, उनके पास प्रॉपर नॉलेज होगी कि कौन सी चीज़ें क्या करने से हम क्या क्या चीज़ों को रोक पाएंगे। अगर उनके सजेशंस लिए जाए तो हम इस लॉ को और ज़्यादा अच्छा रिफाइन कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम विथ ए बैंग, द हिंदू का ये आर्टिकल है। साउथ वेस्ट मॉनसून ऑफिशियली, ये जो मॉनसून सीज़न है ये ख़त्म हो चुकी है हमारे देश में। जून से ये स्टार्ट होती है, सितंबर में ये ख़त्म होती है ये सीज़न। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीनों की सीज़न होती है मॉनसून। और इसमें हमें कितनी बारिश मिली? 87.4 सेंटीमीटर। तो जो 88 सेंटीमीटर एक एवरेज है, इस एवरेज से जस्ट 0.7% कम। ये एक देश की एवरेज है। कई जगहों पर ज़्यादा बारिश हुई है, कई जगह पर थोड़ी कम हुई है, लेकिन देश की एवरेज निकली है 87.4 सेंटीमीटर। ये 2021 का जो मॉनसून सीज़न है ये अपने आप में काफ़ी एक्सेप्शनल है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगस्त महीना ऐसा है हमारे देश में, जुलाई में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सेकंड सबसे ज़्यादा बारिश अगस्त महीने में होती है। अगस्त महीने में जो नॉर्मली बारिश होती है उससे लगभग 24% कम बारिश हुई है। और सितंबर महीने की बात करें तो सितंबर जो है उसमें जितनी बारिश होनी चाहिए उससे 35% ज़्यादा बारिश सितंबर में हुई है। सितंबर में 17 सेंटीमीटर बारिश होती है ऑन एन एवरेज, लेकिन इस सितंबर में एवरेज 22.9 सेंटीमीटर बारिश हुई। जो अगस्त की एवरेज है 19 सेंटीमीटर की, जो सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल वाला महीना है, उससे ज़्यादा बारिश सितंबर में हुई है। 2020, 2019 और 2021 ये तीनों साल जो हैं वन बाय वन, जो कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक हैट्रिक आप कह सकते हैं, तो तीनों कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स जो है अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नॉर्मल या फिर अबव नॉर्मल बारिश इन तीनों साल में, इससे पहले ऐसी चीज़ 1996 में, 97 में, 1998 में हुई थी कि 3 साल ऐसे रहे जिसमें हमारे देश में अच्छी बारिश हुई। तो फिलहाल अच्छी बारिश की वजह से, ज़्यादा बारिश की वजह से रिजर्वोयर्स जो हैं वो फुल हो चुके हैं। खारिफ प्रोडक्शन जो है वो भी काफ़ी अच्छा होगा और ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा, लेकिन नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जुलाई और अगस्त महीने में जो सोइंग की जाती है खारिफ क्रॉप्स की, तो वो कई जगहों पर कम हुई है, क्योंकि अच्छी उस टाइम पर जो प्रॉपर बारिश है वो नहीं हुई थी। और सितंबर के टाइम पर कई जगहों पर ज़्यादा बारिश हुई है, ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से कॉटन, ग्राउंड नट, ऐसे बहुत सारी जो अलग अलग खारिफ आइटम्स हैं वो भी बिगड़ चुकी है, तो नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होगा। बट डेफिनेटली ज़्यादा बारिश की वजह से राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों का अलग अलग क्षेत्रों में प्रोडक्शन जो नॉर्मली होता है उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। नाउ व्हाट वी नीड मोर इज़ के IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हैं वो अपने फोरकास्ट को और ज़्यादा पिन पॉइंट करें, अपने फोरकास्ट को और ज़्यादा रीजनल फ्रेंडली बनाएं कि अलग अलग क्षेत्रों में एग्जैक्टली या फिर प्रिसाइसली कितना प्रेसिपिटेशन होगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो किसानों तक पहुँचे, और सिटी मैनेजमेंट के पास, सिटी अथॉरिटीज़ के पास पहुँचे, लोगों के पास पहुँचे। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई शहरों में ऐसा भी हुआ है कि लोगों को पता नहीं है, वो छोटे छोटे कामों के लिए बाहर निकले हैं और फिर पता चला अचानक से बारिश हुई, रोड्स जो हैं वो ब्लॉक हो गए, उनकी कार बिगड़ गई, ये सारी चीज़ें। तो अगर हमें पता है कि आज ज़्यादा बारिश होने के चांसेस हैं, तो अगर ज़्यादा बारिश होने के चांसेस हैं आज, तो हम ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अब हमारे शहरों की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो हमारे शहर जो हैं वो पानी से एक पडल बन जाता है, पूरा एक पॉन्ड बन जाता है, अर्बन लेक्स आप कह सकते हैं। द मैट ऑन द मैट, द हिंदू का ये आर्टिकल है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इस व्यक्ति का नाम है सबीना नेसा। इनकी एज 28 ईयर्स की थी। ये एक टीचर थे लंदन में, और एक पार्क में एक व्यक्ति ने इस लड़की की हत्या कर दी। ऐसे केसेस दुनिया के अलग अलग शहरों में, ख़ास करके जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उसमें ऐसे इंसिडेंट्स हमें हमारे देश में भी देखने को मिलते हैं। इंग्लैंड जैसा एक डेवलप्ड देश है, वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फ़िलहाल जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस हैं, जो लंदन पुलिस हैं, उनके हेड हैं वो एक महिला है। पहली बार एक महिला हेड लंदन पुलिस को या फिर मेट्रोपॉलिटन पुलिस को मिला। इनका नाम है डेम क्रेसिडा डिक।
अब डेम जो है, डेम क्रेसिडा, उन्होंने ये कहा है कि शी विल मेक श्योर उनके ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये क्रिमिनल पकड़ा जाए और फिर ऐसी चीज़ें ना हो, शहर को और ज़्यादा सेफ करने के लिए वो चीज़ों को शी इज़ टेकिंग स्टेप्स टू मेक श्योर कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो रिपीट ना हो। अनफॉर्चुनेटली मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एक ऑफिसर थे, वेन कुजेंस, और ये जो वेन कुजेंस हैं, इस पुलिस ऑफिसर ने एक लड़की थी, उनकी सरनेम है एविराड। तो एविराड को इस व्यक्ति ने, इस वेन ने उनको पकड़ा और कहा कि आपने कोविड के प्रोटोकॉल्स को तोड़े हैं। उसको गाड़ी में बिठाया और फिर उसको कहीं पर दूर ले गया, उसका रेप किया और फाइनली उसको जला दिया, उसका मर्डर कर दिया। तो ऐसे इंसिडेंट्स भी काफ़ी ऐसे शहरों में हमें देखने को मिल रहे हैं। भारत की बात करें तो कोविड के टाइम पर तमिलनाडु में जो एक फादर और सन डियो को बेरहमी से पीटा गया और दोनों की मृत्यु हो गई। फिर यूएसए में एक 2020 की बात है, मई 2020 की, जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक व्यक्ति था। तो सफोकेशन की वजह पुलिस ने उसको पकड़ लिया और फिर ज़मीन पर लेटा दिया था और उसके गर्दन के ऊपर पुलिस ऑफिसर ने अपना जो पैर है वो रखा था और जॉर्ज कह रहा है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ और फिर जॉर्ज की मृत्यु हो जाती है। तो दुनिया के अलग अलग पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे जो हम कहते हैं स्कॉटलैंड यार्ड, जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, तो हम कहते हैं दुनिया की नंबर 1 पुलिस, तो ऐसी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में भी इस प्रकार के बिहेवियर्स हमें देखने को मिलते हैं। और पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो जो ट्रस्ट हैं, जो एक लॉफुल बिहेवियर हैं, कुछ ऑफिसर्स के ऐसे बिहेवियर की वजह से पूरे डिपार्टमेंट का नाम जो है वो ख़राब हो जाता है। कुछ समय पहले की बात है जब कुछ समय पहले की, यानी कि कुछ दिनों पहले की बात है, जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने ये कहा था कि जो पुलिस कंडक्ट है, इसको प्रॉपर तरीके से, मीन्स पुलिस ब्रुटैलिटी को चेक करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हर एक राज्य में हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी अध्यक्षता में कुछ ऐसी बेंचेस बनाई जाएगी। और अगर किसी व्यक्ति को पुलिस के खिलाफ कोई कंप्लेन है तो ये कंप्लेंट्स जो हैं वो यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो ऐसी बातें भी अभी चर्चा का विषय थी हमारे देश के करंट अफेयर्स की बात करें तो। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट का नाम जो है वो ख़राब हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो राइट। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो सीसीटीवी हैं, फिर अब तो पुलिस ऑफिसर्स को बॉडी कैम्स भी दिए जाते हैं कि वो अपनी बॉडी के ऊपर एक कैमरा जो है वो होता है कि वो किस प्रकार से बातें करते हैं, डीलिंग करते हैं। अगर कुछ गलत हुआ है तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ऑडियो वीडियो आपको फुटेज मिल जाएगा, तो आप डिसाइड कर पाएंगे। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है जब आप ये सारी चीज़ें, आपको पता है कि सुपरविजन आपका हो रहा है। टेक्नोलॉजी एक सॉल्यूशन डेफिनेटली है, लेकिन जो एक मानसिकता है, जो एक विचारधारा से जो लोग पुलिस में जाते हैं, चाहे वो इंडियन पुलिस हो चाहे दूसरे देश की पुलिस हो, वी नीड दोज पीपल हु आर, एक ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा कि जो ब्रेव है, जो जेन्युइनली लोगों की मदद करके खुश होते हैं। ऐसे लोग जो हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन जो है, जितने ज़्यादा ऐसे लोग होंगे पुलिस डिपार्टमेंट में उतना अच्छा होगा सभी समाज के लिए। और पॉलिटिकल अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है, जन चेतना, लोगों की अवेयरनेस। अगर लोगों को पता होगा कि उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। हमें सबसे पहले राइट्स हम जानने की कोशिश करते हैं, बट फर्स्ट आई थिंक वी शुड नो अबाउट ड्यूटीज़। क्या हम जो अथॉरिटीज़ के द्वारा दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या हम इन चीज़ों को जेन्युइनली फॉलो कर रहे हैं? इफ़ यू आर फॉलोइंग और उसके बाद अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, देन देयर शुड बी ए प्लेस जहाँ पर जाकर आप कंप्लेंट कर सकें। तो लेट्स होप कि ऐसे बदलाव जो है वो धीरे धीरे अवेयरनेस से हमें देखने को मिलेंगे। मूविंग ऑन टू द लास्ट आइटम ऑफ द डे, दिस वन इज़ अबाउट चाइना ने हाल ही में क्या किया। चाइना ने एक बहुत बड़ा नाम है चाइना में, अलीबाबा एंट ग्रुप है, उसकी एक कंपनी है जिसका नाम है अलीबाबा। तो अलीबाबा के जो एंटरप्रेनर हैं जैक मा ने एक फंक्शन में सरकार की निंदा की और फिर कुछ महीनों के लिए जैक मा जो है वो गायब हो गए और फिर सरकार ने उनका जो एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ था उसको भी रोक दिया। चाइना ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं कि कोई भी अगर बिजनेस एंटी ट्रस्ट, एंटी मोनोपोली
वाली चीज़ें या फिर साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्स उन्होंने बढ़ा दी हैं, एल्गोरिथम्स को कंट्रोल किया है, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन चाइना बेसिकली लेकर आया है कि आपकी कंपनी इतनी तो ताकतवर चाइना नहीं होने देगा कि आप कम्युनिस्ट पार्टी को चैलेंज करें। आप वहाँ की सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपकी कंपनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आपके जो को फाउंडर या फिर फाउंडर हैं या फिर जो भी ऑनर हैं वो कुछ महीनों के लिए गायब हो सकते हैं। और ये सारे जो डिसीजंस लिए चाइना ने, इसकी वजह से 1.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। शेयर मार्केट जो है वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, क्योंकि अब चाइना की सरकार जो है वो इन सारी कंपनीज के ऊपर अपनी पकड़ और ज़्यादा मजबूत कर रही है। कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे कि अब चाइना में ऐसी सिचुएशन है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें एक व्यक्ति सरकारी व्यक्ति भी होता है, ताकि गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पता चले कि आपकी कंपनी क्या कर रही है। अगर आपकी कंपनी कुछ सरकार के खिलाफ या फिर कोई ऐसी चीज़ करेगी तो डायरेक्टली सरकार का एक सीसीटीवी जो है वो आपके बोर्ड रूम में आ चुका है, यू कैन से दैट। और सरकार ZTE फिर हुआवे ऐसी कंपनीज जो डायरेक्टली सरकार के द्वारा सपोर्टेड कंपनीज हैं, या फिर आप कह सकते हैं, कहा जाता है कि ये प्राइवेट कंपनीज हैं लेकिन ये सरकारी कंपनीज हैं। तो चाइना की सरकारी कंपनीज जो हैं वो ऐसे हाई टेक प्रोडक्ट्स पैदा कर रही हैं और एप्पल और गूगल जैसी कंपनीज को चैलेंज कर रही है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि प्राइवेट प्लेयर्स की जो ताकत है वो सरकारी कंपनीज में हमें चाइना में देखने को मिल रही है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना या फिर वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपने हाथों में रखना चाहती हैं। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी नहीं हैं और ये भारत के लिए एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो चाइना में जा रहा है वो डाइवर्ट हो सकता है। हमारे देश में भी कोविड के बाद एक बहुत तेज़ी से डिजिटाइजेशन बढ़ा है। स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप्स हमारे देश में कुछ 10.46 बिलियन जितने अमाउंट तक पहुंच गई है हाफ ईयर में। और हमारे देश में यूनिकॉर्न्स की बात करें, वे कंपनीज जिनकी वैल्यू, वे स्टार्टअप्स जो 1 बिलियन से ज़्यादा की वैल्यू है उनकी, तो ऐसी 60 से ज़्यादा कंपनीज हमारे देश में आज हैं। हाल ही में मोदी साहब और बाइडेन साहब के बीच में जो फिजिकल एक फेस टू फेस मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग नहीं, इट वाज अ फेस टू फेस मीटिंग, तो उसमें टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के बारे में बात की कि इंडिया एंड यूएसए विल कोऑपरेट विथ ईच अदर इन द सेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यूएसए चाहेगा कि वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को भारत की मार्केट में पेनिट्रेट करें, यहाँ पर बेचे, और इससे फ़ायदा हमारा भी होगा। व्हाट वी नीड टू पार्टनर विद अदर फ्रेंडली कंट्रीज़, उनके साथ मिलकर हम टेक्नोलॉजी, क्योंकि भारत टेक्नोलॉजी में काफ़ी एक अच्छा देश माना जाता है, एक टेक सेवी देश आप भारत को कह सकते हैं। तो वी हैव पीपल, वी हैव रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें अगर हम यूएसए और दूसरे देशों के साथ करें तो बहुत सारा फंड हमारे देश में आ सकता है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी गूगल, एप्पल जैसी कंपनीज तो अपना प्रोडक्शन करेगी, लेकिन उसके अलावा भी नई नई कंपनीज जो है उसका जन्म होगा, नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, नए यूनिकॉर्न्स बनेंगे, नई जॉब्स जनरेट होगी, राइट। और ताइवान के साथ कल हम बात कर रहे थे कि ताइवान एक सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो भारत में सेटअप कर सकता है। तो नेक्स्ट जनरेशन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो होने लगेगी हमारे देश में, तो इट विल बी विन विन फॉर एवरीवन। तो चाइनीज़ सरकार की जो गलतियां हैं वो भारत के लिए एक फ़ायदे का सौदा हो सकती है, अगर हमें इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना आ सके तो। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। ये 2 पेजेस में कुछ हेडलाइंस हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। एंड कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एंड आज के लिए एक नया प्रश्न, इजी टू अंडरस्टैंड प्रश्न है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आई एम श्योर। तो आप में से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको अटेंड करेंगे, आई होप। प्लीज़ मेक श्योर कि लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू टुमारो एट 8 AM। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।